नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे थे सितंबर साप्ताहिक करंट अफेयर की, और सितंबर के पहले सप्ताह के करंट अफेयर क्लास पिछले कुछ दिनों में आ गई थी, और इस बार की क्लास है वो सेकंड वीक, यानी मैं बात करूं 9 से 15 सितंबर 2024 के जो करंट इश्यू और करंट टॉपिक जो रहेंगे वो थ्योरिकल रहेंगे। मुद्दा क्या है उसमें और महत्वपूर्ण संदर्भ में उससे संदर्भित कौन सी बातें महत्वपूर्ण रही उसके संदर्भ में हम बात करने वाले। फटाफट रहेगा रिवीजन। तो देखो, सबसे पहले अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने जो उड़ीसा के चांदीपुर है वहां से अग्नि 4 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। ठीक है, देखना इसमें अग्नि 4 है क्या। तो ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मीडियम डिस्टेंस वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी कैपेसिटी है 4000 किलोमीटर और टोटल इसका वजन है 17000 किलोग्राम। देखो इसमें नेक्स्ट, फायर पावर ऑफ अदर, यानी इससे संबंधित फायर करने वाले अन्य अग्नि 1 2 3 4 है। जो 5 की है इसकी बात करें तो जो अग्नि 1 है वो 700 से 800 किलोमीटर सीमा की है, और सेकंड है अग्नि रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। थर्ड है उसकी याद रखना 2500 से अधिक सीमा वाली अग्नि 4, और 5 की बात करें यहाँ से तो अग्नि 5000 से अधिक किलोमीटर की सीमा तक रेंज तक वायर करने वाली ये मिसाइल है, ध्यान रखना। ठीक है, और 4 का अभी हाल ही में जो ये अभी टेस्टिंग हुआ है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की बात करें हॉकी की, तो ये 8 से 17 सितंबर 2024 में चाइना में ये संपन्न हुई। 8 से लेकर 17 सितंबर की संदर्भित याद रखना। टोटल इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था, और इंडियन हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह है, ध्यान रखना। और एशिया हॉकी टीम के हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो ये एक एशिया का हॉकी टूर्नामेंट है जिसमें एशियन टीमें भाग लेती है। 2011 से स्टार्टिंग की बात करें तो 2011 से शुरुआत हुई, और ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रही है तो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। और विशेष बात मैं आज की ताजा बता दूं कि ये जो एशियन चैंपियनशिप है ये इंडिया ने जीत लिया है। किसने जीता है? इंडिया ने चाइना को हराकर। और चाइना, इसमें इंडिया का 1 पॉइंट था, चाइना का 0, यानी इंडिया ने 0-1 से इसको क्या कर लिया है, विनर बन गई है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये चीज नोट कर, और रनर अप में चाइना इसमें रही है। नेक्स्ट देखो, इसमें इसकी थोड़ी सी बात करें, 2023 की बात करें तो 2023 का इवेंट चेन्नई इंडिया में हुआ था, और इसमें 4 टाइटल में विनर क्या कौन सा रहा था? इंडिया ही रहा था। यानी इसका भी विनर 2024 का विनर भी इंडिया, 2025 का भी विनर कौन है तो इंडिया है, दोनों में याद रखना। आगे देखो, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा थीम का बारे में जान लेगा। प्रमोटिंग मल्टी लिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पेस, इसके थीम है, याद रखना। और हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो 1966 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, यानी हम सीधे तौर पे कहे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था इसे। और इस दिन को उद्देश्य लोगों को साहित्य के प्रति जागरूक करना, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 7 सितंबर 2024 को इस स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। अगला देखो, इसमें यहां जहां से याद रखना, ये जो स्टार है यहां से एक नया टॉपिक है जिसकी हेडिंग दी हुई है, भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहले VISIONXT को लॉन्च किया है। और यहां से हम बात करें तो ये भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव VISIO नेक्स्ट है जिसको लॉन्च किया है। और यहां से बारी यानी थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो ये फैशन टेक्नोलॉजी की बात आती है इसमें, और इसको विकसित करने के लिए एक वेब पोर्टल है। और 2018 का जो है दिल्ली और चेन्नई में इसमें शुरुआत की गई थी। संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, फर्स्ट कमांड, ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। और थीम थोड़ी सी याद रखना, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन आर्म्ड फोर्सेस। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। और थोड़ी सी यानी सिक्योरिटी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में प्रेजेंट और फ्यूचर के जो आने वाले चुनौतियां उसके संदर्भ में ये मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य रहे। यूएस ओपन है 2024 में, और ये लातविया की जेलेना ओस्टापेको और यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक ने फाइनल में चाइना की झांग सोई और फ्रांस की क्रिस्टिना
म्लादेनोविच को हराकर वुमेन्स डबल का जीता है। देखो एक तो लात्विया की जेलेना है और एक यूक्रेन की लुडमिला है, इन्होंने ये फाइनल जीता है इसमें, फ्रांस और चाइना को फाइनल में हराकर। यूएस ओपन की थोड़ी सी बात करें तो ये टेनिस टूर्नामेंट है, पार्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम्स का, ठीक है। 1881 से शुरुआत है और इसका कोर्ट हार्ड काउंट टेनिस होती है ये। सेमिकॉन इंडिया 2024 की बात करें तो ये क्यों चर्चा में रहा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनोग्रेशन यानी इसका उद्घाटन किया और 11 से 13 सितंबर तक इसका सेमिकॉन इंडिया का आयोजन हुआ है, अभी हाल ही में हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना। बाकी इसमें सामान्य से कुछ स्पेशलिस्ट वगैरह इसमें भाग लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल सोलर मैप इंडिया की दृष्टि से है ये अंतर्राष्ट्रीय और विशेष बात है कि इसका मुख्यालय अपने गुरुग्राम हरियाणा में है। नेपाल इसका 101वां सदस्य, पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी घोषणा वगैरह हुई थी और जून 2024 में पेराग्वे गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर आईएसए का 100वां सदस्य बना, यानी 100वां तो पेराग्वे बना था 2024 में और 2024 सितंबर में कौन बना इसका, तो नेपाल इसका 101वां सदस्य बना है। थोड़ी सी जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़े से बायोडाटा के बारे में। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस में जो कोप 21 का 21 के दौरान आईएसए की शुरुआत की थी। फ्रांस इंडिया महत्वपूर्ण है इसमें। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो गुरुग्राम यानी गुड़गांव जिसको बोलते हैं, हरियाणा इंडिया में, ठीक है। सोलर एनर्जी से ज्यादा इसमें प्रमोट करना इनका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY 10 सितंबर को इस योजना को 4 साल कंप्लीट हो गए, 5 साल की योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो ये योजना मान लो कि देखो एक तो स्टेट यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के, इनका फाइनेंशियल ईयर्स कौन सा है, तो 2020-21 से 24-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू किया है और 10 सितंबर 2020 से शुरू किया था, तो अभी हाल ही में 4 साल इसको कंप्लीट हो गए, 25 में 5 साल हो जाएंगे। फिशरमैन एंड फिश को कृषि करने वाले किसानों ने सोशल और इकोनॉमिक रूप से मजबूत करना और इसको इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य। ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है, मत्स्य से जुड़ी है, मछलियों से जुड़ी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी ICCCC यानी 4C लिखा हुआ है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। 10 सितंबर को होम मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह है। इंडियन साइबर क्राइम में कोऑर्डिनेशन सेंटर 4C के फर्स्ट फाउंडेशन डे को समारोह संबोधित किया और 4 प्रमुख इसके साइबर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन शुभारंभ में किया। और 4 याद रखना, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, साइबर कमांडो और समन्वय प्लेटफॉर्म, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री और इंडियन साइबर क्राइम में कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी थोड़े से के बारे में जानने, तो ये है क्या, तो देखो इसमें इसका शुरुआत है 5 अक्टूबर 2018 को होम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। और दूसरी बात है साइबर क्राइम से संबंधित जो मुद्दे आते हैं उनका क्या करना होता है, समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के हाल ही में 6 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल है, उनकी नियुक्तियां की गई है। जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के 6 एडिशनल सोलिसिटर जनरल की नियुक्तियां की गई है। 6 कौन से है, तो ये नाम आपके सामने दे रखे, इसमें 6 प्रमुख है। देखो एक तो सारे सीनियर एडवोकेट है, वरिष्ठ न्यायाधीश अधिवक्ता है। एक तो है एस द्वारकानाथ और अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय और ब्रजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी शंकर और राजकुमार भास्कर ठाकरे, राजा ठाकरे बोल के इनको नयों को अपेंड किया जनरल तौर पे। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। और मैं दूसरी बात बताऊं कि लीगल एडवाइजर यानी कानूनी जो प्रमुख सलाहकार है
उनके इंडिया गवर्नमेंट के कौन कौन होते हैं? तो एक तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनको महान्यायवादी बोला जाता है। सोलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल सोलिसिटर जनरल इसमें होते हैं। प्रमुख तो ये होता है, दूसरे नंबर पर सोलिसिटर जनरल होता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर, यानी ये सब इनको अटॉर्नी जनरल यानी एजी को सलाह देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की थोड़ी सी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर होते हैं ये। आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख दिया, यानी महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 76 में दिया गया है। और भारत के चीफ लीगल एडवाइजर है, यानी चीफ यानी मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में है कौन? आर वेंकट रमणी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल के बाद देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होते हैं। एजी के बाद में एसजी पूरे बड़े होते हैं। और वर्तमान में कौन है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। ये जानकारी थोड़ी सी आप इसके संदर्भ में करंट व्यूज से संदर्भ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो अपॉइंटेड, यानी नेक्स्ट देखो अगली बात, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीएसटी की साल में 2 बैठकें इसमें होती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी बैठक काउंसिल की आयोजित की गई। इसके दौरान कुछ फैसले लिए गए। एक तो इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी थी उसकी समीक्षा के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन की घोषणा की गई है और अक्टूबर के अंत तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट 12 से घटाकर कितना कर दिया? 5%। और साल्टी एवं सम टेस्टी फूड्स आते हैं ना जितने प्रकार के, जैसे कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, इनकी जीएसटी 18 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 12 कर दी गई है। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर 18 से घटाकर 5% कर दी गई। और जो कार सीट्स है ना उसके टैक्स में थोड़ा सा इंक्रीज यानी बढ़ोतरी की गई है। कितनी कर दी गई? 28% कर दी गई है। यानी जीएसटी काउंसिल है क्या? तो ये एक चीज मैं बताऊं आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 यानी 279 में ए में इसका उल्लेख है, 279 के ए भाग में इसका उल्लेख है। और जीएसटी परिषद के गठन उसके कार्य अधिकारों को निर्धारित करता है। ये इसके प्रेसिडेंट हमारे वित्त मंत्री होते हैं, निर्मला सीतारमण इनके अध्यक्ष जीएसटी काउंसिल परिषद थी। ये एक जीएसटी क्या है? तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 1 जुलाई को लागू किया था इसे और 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया। 1 कंट्री 1 टैक्स के नाम से, यानी 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर इसमें लागू किया गया था। विश्व में पहला देश फ्रांस से 1954 में इसको लागू किया था। टाइम मैगजीन पत्रिका की रिपोर्ट आती है और ये मान लो कि हम बात करें तो थोड़ा सा चर्चा का विषय ये है कि टाइम मैगजीन है क्या और ये अपने रिपोर्ट में क्या कहता है। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक टाइम मैगजीन पत्रिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये 2024 की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अनुसार देखो एक तो ये हमारे जो यूनियन केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, और किससे मिनिस्टर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, वो इनमें नंबर आया। और एक एक्टर है, अभिनेता है अनिल कपूर, उनका नाम आया। और सुंदर पिचै जो गूगल के सीईओ है उनका नाम भी इसमें नाम शामिल, मैगजीन पत्रिका में शामिल भारत की तरफ से आया है। और जो मोस्ट लोगों के इसमें नाम आए एआई लिस्ट में, उसकी बात करें तो ये सेकंड इनका एडिशन था। कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें काम करने वाले लोगों को रैंक करता है ये। ठीक है, एआई इसका मतलब ए और आई। देखो नेक्स्ट, टाइम मैगजीन अमेरिका की प्रमुख पत्रिका है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1923 से, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है इसका। और इसके वर्तमान में सीईओ जेसिका सिबले जो महिला है, ध्यान रखना। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान का, हाल ही में राजस्थान के केवला देवी नेशनल उद्यान में इंडिया का फर्स्ट टेल कार्बन का अध्ययन किया गया। एक नए और उभरते हुए आइडियोलॉजी का हिस्सा है जो इस बात पर फोकस करता है कि किस तरह मेरीन एवं कोस्टल इकोसिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्बेड कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए मदद करता है। इस पर यह कार्य करता है टेल कार्बन। ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य है। 1982 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला और 85 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। अब्देल मजीद तेबोने
जान लेते हैं थोड़ा। हाल ही में ये अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, उसके प्रेसिडेंट बने हैं, ध्यान रखना। और ये दूसरी बार इनका दूसरा कार्यकाल होगा प्रेसिडेंट के तौर पे। इससे पहली बार कार्यकाल 2019 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने थे, और ये प्रेसिडेंट के तौर पर उनका कितने साल का कार्यकाल रहेगा, तो 4 साल का कार्यकाल रहेगा। और अल्जीरिया है वो नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका का एक क्या है, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका सबसे बड़ा देश है। और दूसरी बात, इसकी कैपिटल यानी राजधानी कौन सी है, तो अल्जीरिया से, और यहाँ की जो करेंसी क्या है, वो मुद्रा है, वो अल्जीरियन दिनार है, ध्यान रखना। आगे देखो, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट, सीरिया ने इंडिया को, यानी सीरिया ने किसको हराया है, इंडिया को 3-0 से हराकर ये चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, ध्यान रखना। इसकी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में जीएमसी बालयोगी, जो पहले ये नाम याद रखना, जीएमसी बालयोगी, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। स्टेडियम में टीम 3 में ये सीरिया और यानी 3 टीमें थी इसमें, इंडिया, सीरिया और मार्टिज। और विनर कौन रहा, सीरिया। रनर अप कौन रहा, तो इंडिया इसमें रनर अप रहा था। फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था। और यहां से याद रखना, पहले इसका नाम क्या था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। और 2018 में नेहरू कप के स्थान पर यह नाम कर दिया गया, ठीक है। आमतौर पे 4 टीमें भाग लेते, इस बार 3 ही टीमों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें तो 11 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के कुल 15 नर्सेस, मैन और वुमेन दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1973 में, और मिनिस्ट्री और हेल्थ फैमिली वेलफेयर पुरस्कार नर्सों को उनकी सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय है, उसके द्वारा नर्स जो अच्छे कार्य कर रहे इस क्षेत्र में, उनको प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 यानी 79वां सत्र हाल ही में हुआ। ये महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए और आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से। 10 सितंबर 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 79 सेशन स्टार्ट हुआ। और इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कैमरून के फिलेमोन यांग द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और इसमें याद रखना, क्लाइमेट चेंज, ग्रोविन कॉन्फ्लिक्ट्स, सस्टेनेबल यानी सतत विकास, डेवलपमेंट में मंदी सहित कई कुछ बहुत सारे मुद्दों पर इस पर बातें की गई थी। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूएन के बारे में। तो ये प्रमुख 6 अंगों में से एक है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, यानी सुरक्षा और शांति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बनाए रखने का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इससे पहले जो 78वां हुआ था ना, वो कहां पर बात करें तो ये डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष थे, और त्रिनिदाद और टोबैगो के ये। ओकेन 2024 की बात करें, हाल ही में रशिया ने अपने सबसे बड़े नवल एक्सरे यानी नेवी से संबंधित है, ओकेन 2024 की शुरुआत की है। इस अभ्यास में अगर हम बात करें तो पेसिफिक आर्कटिक ओकेन के साथ साथ मेडिटरमेंस केस्पेंस एंड बैलिस्टिक से के एक साथ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खास बात याद रखना, इसमें 400 से अधिक वारशिप, सबमरीन्स एंड शिप्स के साथ साथ 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक नौसेना कर्मी इसमें शामिल, बहुत सारे बड़ा स्तर पे होने वाला है। वार एक्सरसाइज में चाइना भाग लेगा, और साथ ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 15 अन्य देशों को इसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक है मालपे और मुल्की जहाज चर्चा में क्यों रहा। इंडियन नेवी ने मालपे और मुल्पे नामक 2 एंटी सब मेरीन वारफेयर शिप्स लॉन्च किया है। इसे भारतीय नौसेना ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और सबसे खास बात इसमें आपको क्या याद रखनी है, जो 80% सामग्री है ना, वो स्वदेशी काम में ली है इसमें। और पानी के भीतर निगरानी और स्वदेशी रूप से विकसित सोनार को फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ मुख्य रूप से बात करें तो कुछ अन्य चीजें इसमें ऐड की गई है।
अब तक 5 पोत लॉन्च कर चुका है ये कोची शिपयार्ड, माहे, मालवन, मांगरोल, मालपे और मुल्क, यानी 5 ये लॉन्च कर चुका है। गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट यानी ग्रीट, यानी याद रखना है गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उनके नीति आयोग की तर्ज पर ये पॉलिसी थिंक टैंक यानी ग्रीट लॉन्च किया है, ठीक है। और यहाँ से चेयरमैन खुद कौन होंगे, इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो चेयरमैन ग्रीट के चेयरमैन गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे और फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी चेयरमैन के पद पे तौर पे होंगे। बाकी काम वही है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ग्रीट के मेंबर होंगे, इनके जो जुड़े हुए सदस्य वो इसके मेंबर होंगे। आलोकराज सिंहडेल नेपाल के नए सेना प्रमुख बनाए, ध्यान रखना इनको नियुक्त किया है। नेपाल के कितने नंबर के होंगे, तो 45वें सेना प्रमुख होंगे। और सेना प्रमुख अशोक राज सिंह को राष्ट्रपति रणचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई है, यानी वहां पर सेना प्रमुख को नेपाल में शपथ कौन दिलाता है, तो वहां का राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है, रणचंद्र पौडेल। और एक चीज और जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, तो केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री है। ये नेपाल की थोड़ी जानकारी। PMKMY 11 सितंबर से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY को पूरे कितने साल हो रहे हैं, 5 सितंबर पूरे 5 साल हो गए, ठीक है। 11 सितंबर को ये योजना की अगर हम बात करें तो शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी। और ऑब्जेक्टिव लैंड होल्डर्स, छोटे और सीमांत किसानों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना, मतलब ओल्ड एज पेंशन प्रदान करने का इनका उद्देश्य है। अगस्त 2024 से प्लान के तहत टोटल लगभग यानी कि 23.38 लाख फार्मर्स इससे जुड़ चुके, इसकी सामान्य जानकारी। और थोड़ी सी मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है इस प्लान के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद मिनिमम 3000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। और फैमिली को अगर उसके दौरान किसी पेंशन प्राप्त व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को इसका आधा करके यानी 15,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और उनको शामिल किया जिनकी 5 से 2 हेक्टेयर जमीन से कम है। सितंबर 2024 में याद रखना यूनाइटेड UAE की बात करें तो इनके क्राउन जो है यानी प्रिंस है अल नाहयान के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के मध्य 4 समझौते हुए, ठीक है। कितने एग्रीमेंट हुए, याद रखना 4 समझौते हुए थे, ठीक है। ये 4 समझौते आपके इसमें दिए, जैसे अबू धाबी ओस्पेयर ब्लॉक्स है और ADNOC है एग्रीमेंट, और न्यूक्लियर एंड कॉर्पोरेशन से संबंधित इसमें 4 समझौते हुए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, उन्होंने कौन सी योजना की है, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान योजना, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसी के तर्ज पर यह शुरू की गई है, ठीक है। देखो इसमें इस प्लान के तहत किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी और इसके तहत PM ये जो निधि है इसके तहत हेल्प जिनको किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत जिनको मानो कि कोई प्रकार से राशि नहीं मिल रही उनको दी जाएगी। इसके तहत एलिजिबल जो फार्मर है उनको 4000 और जो लैंड लेस यानी भूमिहीन किसान है उनको 12,500 रुपए की सहायता तक दी जाएगी। और इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है और देश के स्मॉल यानी छोटे मार्जिनल फार्मर्स सीमांत है उनकी मॉनिटरी हेल्प प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वो भी 2 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड वाले छोटे किसान सीमानों को ये दी जाएगी। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए सालाना इसमें दिए जाते हैं। राजस्थान वाले थोड़े से याद रख लेना, राजस्थान में 2,000 रुपए प्लस कर दे जो मुख्यमंत्री की तरफ से और दिए जाते हैं, यानी 8,000 राजस्थान में मिलते हैं, बाकी राज्यों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अल नजा है इंडिया और ओमान, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है। इंडिया और ओमान के मध्य थल सेना के सेंट्रल जॉइंट मिलिट्री यानी थल सेना का अभ्यास है, ये इंडिया और ओमान के मध्य होता है। और इसका जो 5वां एडिशन है वो 2024 में हो रहा है। हो कहां रहा है, तो ये अल हजा 13 से, देखो कब से 13 से 26 सितंबर 2024 तक हो रहा है ओमान के सलाला में, यानी हो कहां रहा है, ओमान में आयोजित हो रहा है, ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी भाग लेगी और ओमान भाग ले रहा है। इसमें ओमान का कौन है, जो मानो कि ओमान की सेना भाग लेगी। डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये अल नजा हर 2 साल में आयोजित होने वाली वार एक्सरसाइज, यानी कितने साल बाद होती है, प्रत्येक 2 साल बाद ये आयोजित होती है। 2015 में शुरू हुआ और
22 की बात करें तो 2022 में हुआ था। इससे पहले वाला कहाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इससे पहले वाला हुआ था। ठीक है, और देखो बाकी जानकारी थोड़ी सी और देख लेते हैं। नसीम अल बहार किससे संबंधित है, तो नेवी एक्सरसाइज से संबंधित है। ईस्टर्न ब्राइट जो आगे बात करेंगे इसमें एयरफोर्स से संबंधित है। ईस्टर्न भी हो रहा है, इसकी भी बात करें 11 से 22 सितंबर तक। नवल पीडब्ल्यूडी आइकन, इसके लिए आपको याद रखना है जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसने क्या किया, पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए आइकन को घोषित किया है। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा शीतल देवी और राकेश कुमार जो जम्मू कश्मीर के पीडब्ल्यू से मिक्स रूप से इन्होंने मेडल जीता था, इनको शामिल किया है। शीतल और राकेश कुमार इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे। पैरा ओलंपिक के है ये दोनों ही। राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मिक्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन दोनों ने मिक्स रूप से। थोड़ा जान लेते हैं शीतल देवी के बारे में। ये पैरा आर्चविस है और एथलेटिक्स है। संबंधित राज्य कहाँ की रहने वाले शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की, यानी मैं बात कर रहा हूं शीतल देवी की। अवार्ड 2024 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है और एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा बेस्ट यंग एथलेटिक्स का 2023 में इनको अवार्ड दिया था। राकेश कुमार पैरा आर्ची से ये भी, और कहां के रहने वाला, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत मंत्री प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2024 यूनियन कैबिनेट आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक ओल्डर एज के सभी लोगों को इसमें शामिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है, ये हेल्थ कवरेज करने का संबंधित है। नेक्स्ट देखो 5 लाख तक ये फ्री हेल्थ, यानी यहां से मैं एक चीज बात करूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा कवरेज किया जाता है। और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिरंजीवी योजना चलाई जा रही थी उसको भी राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से शामिल करके इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बहुत अच्छी योजना राजस्थान जिसमें देश भर में चर्चा हो रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, तो ये देखो इसके स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। याद रखना महत्वपूर्ण 23 सितंबर और सितंबर चल ही रहा है वर्तमान। प्लान के तहत एलिजिबल जो फैमिली है उनको प्रतिवर्ष परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। मिशन मौसम, सितंबर 2024 मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के लिए कैबिनेट ने 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रदान किए। और मिशन मौसम के तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर क्लाइमेटिक कंडीशन की जानकारी को एक्योर करना, यानी सिक्योर करना, प्रमुख के रूप से एक्यूरेट करना है। पीएम ड्राइव, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ड्राइव को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत यानी मंजूरी दी है। एक तो एक देखो ये इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन क्रांति की बात करें तो इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट प्लान के तहत 2 साल के लिए RS 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये गाड़ियों बसों से संबंधित बातें हैं। सीताराम येचुरी 12 सितंबर 2024, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा यहां से, क्योंकि सेंटर के हर एग्जाम में सीताराम येचुरी और सीपीएम का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सिस्ट पार्टी है। इसके सेक्रेटरी जनरल का हाल ही में सीताराम येचुरी का क्या हो गया, निधन हो गया। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सेक्रेटरी जनरल थे। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था और येचुरी 2005 में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिनके बाद उन्हें 2016 में राज्यसभा में बेस्ट पार्लियामेंट्रियल अवार्ड से सम्मानित यानी संसदीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। थोड़े सीपीएम की बात कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में ये बोला था CPI और M, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। इंडिया की ये राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। 1964 में इसका गठन हुआ था। किससे गठन हुआ था, तो CPI पार्टी थी, इसका गठन हुआ था 1925 में और इस पार्टी से विभाजन होकर यह पार्टी बनी थी 1964 में, जिसमें अपने नाम के साथ में M जोड़ दिया था। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार और सिंगापुर इंडियन ऑर्गेन्स राइटर, याद रखना है, प्रशांति राम इंग्लिश
फिक्शन कैटेगरी में शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड सारिस यानी 9 यार्ड सारिस सिंगापुर लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया है, 2024 में किया है। ये इनकी रचना है, 2023 में पब्लिश की गई थी। ये कहानी है सिंगापुर, सिडनी और न्यूयॉर्क में, सिंगापुर, सिडनी और न्यूयॉर्क में जो ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण फैमिली है उनको पीढ़ियों के बारे में बताती है। इसके संदर्भ में थोड़ी सी और जानकारी रखनी है आपको। इसमें देखो इंग्लिश क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैटेगरी में इंडियन ऑर्गन की सुबिगी राव, उनकी पुस्तक कौन सी है, पल्ब थर्ड एन इंटीमेटिव इन्वेंटरी ऑफ द बेनिसेड बुक, इनको भी इस किताब के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड एशियन पैराफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एशिया की यह पैराफिक मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रियों की जो बैठक है कॉन्फ्रेंस से हुई थी इसमें। अब यहां से ये सेकंड है, ध्यान रखना। कॉन्फ्रेंस का आयोजन है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहां पर हुआ है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ है। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO में और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा आयोजित किया गया। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी है, जिसका जो पहला सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था, 2018 बीजिंग चीन में हुआ था। यानी ये अभी हाल ही में कौन सा हो रहा है, 2024 में। कहां पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, 2024 का दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और 2018 का जो पहला हुआ था वो कहां हुआ था, तो वो बीजिंग में हुआ था, ठीक है, बीजिंग चाइना में। हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, यहां से थोड़ी सी बात करें तो इसने अपने एक 2022-23 की रिपोर्ट जारी की है। उसमें इतना याद रखना है कि भारत में कुल 714 तो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 362 है मेडिकल कॉलेज। इसकी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक और इसकी सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें GCI 2024, ये तो देखो इसकी तो इतनी जानकारी है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज कितने हैं। फिर देखो वैश्विक GCI 2024 की बात करें तो देखो इसमें ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किए इनके द्वारा, और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के द्वारा किसी देश में साइबर सिक्योरिटी के लिए किए गए प्रयासों के मापन किया जाता है, कैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई कार्य कर रहा है। और इसमें देखो कुछ 5 बातें ध्यान, 5 पिलर्स इसमें होते हैं, लीगल मेजर्स, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल्स, डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। इसके अगर हम बात करें तो देशों में 5 टायर्स मुख्य रूप से रैंक दी गई है। इसमें पहले में है तो वह देश जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए ठोस कदम उठाए उनके नाम आते हैं, और इसमें याद रखना 46 देशों को शामिल किया है। और भारत कौन से में, तो टायर्स 1 में शामिल है। 2 और 3 की बात करें 100 देश 105 देशों को शामिल किया गया। जांस्कर फेस्टिवल 2024, इसका 9th एडिशन 13 सितंबर को पदम, जांस्कर और लद्दाख में शुरू हुआ। यानी मुख्य रूप से अगर हम बात करें जांस्कर जो पर्वत श्रेणी है वो लद्दाख में स्थित है, वहां से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जांस्कर फेस्टिवल यानी उत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में अगर बात करें तो ट्रेडिशनल कल्चर्स, रिलीजन्स और बेनिफिट से प्रदर्शित किया जाता है। आमतौर पर यह गर्मियों में होता है जब पर्यटक आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। जांस्कर फेस्टिवल के दौरान मुकुटा नृत्य उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है, और लोग मुकुटा पहनकर नृत्य करते हैं। यहाँ पर मुकुटा पहनकर करते हैं तो कोई नहीं देखता कौन कैसा नृत्य कर रहा है इसमें, तो आसानी से अपने जो हाल स्थिति है उसको अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लोकल हैंडीक्राफ्ट और फेब्रिक्स का प्रदर्शन होता है। याक रेसिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें जो पहाड़ी याक होता है ना उसकी रेसिंग होती है। पारंपरिक खेल है आर्चरी और पोलो। आर्चरी में क्या होता है, धनुष बाण होता है। मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024, यहाँ से मैंने एक चीज पहले भी बात की थी कि अल नजाब भी अभी हो रहा है और ये मध्य ईस्टर्न भी, ये दोनों कहाँ हो रहे, भारत और ओमान के मध्य है, ध्यान रखना, और हो दोनों कहाँ रहे, ओमान में हो रहे हैं, ठीक है। ये तो देखो जो अल नजा है वो तो किससे संबंधित है, थल सेना से, और ये जो मध्य ईस्टर्न ब्रिज है किससे संबंधित है, तो वायु सेना से। ये 11 से 22 सितंबर में, और अल नजा 13 से 26 सितंबर तक हो रहा है। ओमान के मसीरा एयरबेस पर ये ईस्टर्न ब्राइड
एक्सरसाइज यानी अभ्यास 7th एडिशन आयोजित हो रहा है इसमें, ठीक है। भारत की ओर से इसमें मिक्स 21 जगुआर और C-17 जो विमान है, वायु विमान, वो भाग ले रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना को मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये है क्या, तो इस ये एयरपोर्ट से संबंधित है। वायुसेना स्टार्ट 2009 से हुआ था इसका, और इससे पहले जो छठा एडिशन हुआ था वो जोधपुर बेस यानी राजस्थान में हुआ था, ठीक है। सेंट्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एल अल नजाब, हमने बात की, 5th एडिशन शुरू भी हुआ, और ये इसका समय है 13 से 26 सितंबर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024-25 से 28-29 का जो ड्यूरेशन अवधि दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण को मंजूरी दी है इसमें, ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड नेटवर्क सड़क जाल है वो बिछाना ज्यादा से ज्यादा और गांवों को आपस में जोड़ना उद्देश्य है। शुरुआत कब से है, तो 25 दिसंबर 2005 से शुरुआत है। कौन से विभाग के पास आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास में ये आता है। और फेज 3 फेज इसके हो चुके हैं। कौन से चौथा फेज चल रहा है, तो एक तो 2005 से शुरुआत था, दूसरा फेज इसका 2013 से, और तीसरा फेज 19-20 से लेकर 24-25 तक हो गया था, और अभी अगला शुरू हो गया। VLSRSAM मिसाइल, इंडियन डिफेंस यानी DRDO की बात करें तो 12 सितंबर को ओडिशा के चांदीपुर तट से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण इसमें हाल ही में किया था। और ये एक टेस्टिंग इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड यानी DRDO ने की है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। ध्यान रखना, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हाल ही में पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित मिसाइल VLSRSAM कहां से लॉन्च किए गए, तो चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किए गए। हरियाणा विधानसभा को जो हाल ही में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने, और हरियाणा विधानसभा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में जो विधानसभा एक रूटीन प्रोसेस है, विधानसभा को भंग कर दिया गया है। याद रखना, भंग है अनुच्छेद 356 के तहत नहीं हुआ है, अनुच्छेद 174 के तहत हुआ है। ध्यान रखना, ये अगले चुनावों की वजह से भंग किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के मंत्रिमंडल की सिफारिश से मंजूरी लेते हुए 14वीं जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया, क्योंकि अब कौन सी विधानसभा के चुनाव होने, 15वीं विधानसभा के, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नायब सैनी थे इसकी, और अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और इसको भंग करने की सिफारिश की गई थी। तब तक अस्थायी, जब तक यानी 15वीं विधानसभा की जो गठन होता है और उस तक ये अस्थायी अध्यक्ष इसके यानी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखो नेक्स्ट है आर्टिकल 71-74 में राज्य लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के सेशन 17वां विघटन की सारी बातें दी हुई है। और असेंबली विघटन एक परमानेंट प्रोसेस है जो पूरी तरह से असेंबली का कार्यकाल समाप्त होता है और नए चुनाव इसमें आयोजित होते हैं। अंतिम प्रक्रिया की बात करें तो राज्यपाल इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं और मिनिस्टर यानी रिकमेंडेशन यानी करते हैं इसमें और सुझाव देते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 रिपोर्ट जो आई है उसकी बात करें। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में प्रगति मैदान में ग्लोबल बायो इंडिया की जो चौथा एडिशन है उसका उद्घाटन हाल ही में किया है। और यहाँ का आयोजन है बायो टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिलिंग के द्वारा ये किया जा रहा है। टापी पाइपलाइन यानी देखो एक तो TAPI, टापी का मतलब क्या होता है, तो टापी का मतलब होता है देखो इसमें अब जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, चारों शब्द याद रखना। देखो इसमें टापी, अफगानिस्तान ने साउथ एशिया से होकर गुजरने वाले 10 बिलियन की गैस पाइपलाइन पर काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 10 सितंबर 2010 को तुर्कमेनिस्तान, देखो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यहां से सवाल पूछा जाएगा कि तापी में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। 2010 से शुरू हुई है और तापी पाइपलाइन की शुरुआत है तुर्कमेनिस्तान से हो रही है, कंटिन्यू है, जैसे नाम है उसी का आधार पे चलना है आपको। गेलफिनिस क्षेत्र से यानी अफगानिस्तान के किनिस क्षेत्र से इसकी शुरुआत होगी, अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान होते हुए अंत में कहां से पहुंचेगी, भारतीय शहर फजिल्का है जो पंजाब में स्थित है, भारत पाक सीमा पर, उसके यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। तापी पाइपलाइन टोटल लेंथ है 1814 किलोमीटर और शांति पाइपलाइन इसको कहा जाता है क्योंकि चारों लड़ाकू देश आपस में लड़ते रहते हैं और शांति की एक प्रकार से। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
इसके प्रेसिडेंट है ताइब इकरम को बनाया वापस, उनका दूसरा कार्यकाल इसमें होगा। ताइब इकरम को याद रखना है, इसका अध्यक्ष चुना गया है। 2022 में नरेंद्र के स्थान पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया था नरेंद्र बत्रा। ये पहले भारतीय अध्यक्ष है। नरेंद्र बत्रा नाम से पता चलता है कि ये पहले भारतीय अध्यक्ष इसमें थे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल हॉकी गवर्निंग बॉडी है, सरकारी तंत्र है ये। इसके 1924 में स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट आपको याद रखना मोहम्मद तैयब इकरम है। अरुणा वासुदेव की बात करें तो प्रसिद्ध इंडियन फिल्म स्कॉलर एंड पेंटर अरुणा वासुदेव का 88 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आगे अपने क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से, इंडिया और एशिया मूवी के उनके योगदान के कारण इनको अरुणा वासुदेव को मदर ऑफ एशियन सिनेमा कहा जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्या है कि हाल ही में जिनका निधन हुआ इनको मदर ऑफ एशियन कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, मदर ऑफ एशियन सिनेमा किससे कहा जाता है तो अरुणा वासुदेव को कहा जाता है। ये प्रमुख जो अपने सितंबर 2 वीक के प्रश्न थे, आप इसी प्रकार से बने रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।